हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित। स्वागत है आप सबका जीनियस क्लासेस में। हमने स्टार्ट की हुई है एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हमने स्टार्ट की थी 6th क्लास की ज्योग्राफी। और लास्ट वीडियो में हमने इसके सेकंड चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया था, और जो बचे हुए हैं उनको आज हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिलती रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप चाहें तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य वाक्य को चुनिए। सत्य असत्य को मैंने आपको बताया था कि ध्यान से पढ़ना, इसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम चलते हैं ऑप्शंस की ओर। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रमुख यमयोत्तर का मान 90 डिग्री है। यमयोत्तर का मीन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसका जो मतलब होता है वो होता है देशांतर, यानी कि प्रमुख देशांतर का मान 90 डिग्री है। सेकंड ऑप्शन है, प्रमुख देशांतर यानी कि यमयोत्तर भारत से होकर गुजरती है। और थर्ड ऑप्शन है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यमयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम एक एक करके इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रथम जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है कि प्रमुख यमयोत्तर का मान 90 डिग्री है। तो क्या ये जो लाइन है ये सही है? प्रमुख यमयोत्तर का मान 90 डिग्री है? नहीं, प्रमुख यमयोत्तर का मान हमेशा 0 डिग्री होता है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में, जो लास्ट वीडियो थी उसका लास्ट क्वेश्चन यही था कि प्रमुख यमयोत्तर का मान क्या है, तो 0 डिग्री। तो ये पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, और हमें चुनना क्या है, सत्य वाक्य को चुनना है। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा, इसलिए हम इसको कर देते हैं क्रॉस। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, प्रमुख यमयोत्तर भारत से होकर गुजरती है। मैंने आपको बताया था कि प्रमुख यमयोत्तर भारत से नहीं, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन को देखें तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यमयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और हमें चुनना भी सत्य था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन लाइज ऑन द सेम प्लेन। अब इस लाइन को समझने की ट्राई करते हैं कि ये कह क्या रहा है। देखिए, हम ये बना लेते हैं ग्लोब। ये पृथ्वी भी हो सकती है और ये ग्लोब भी है। हमने तो देशांतर लेना है, तो हम देशांतर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रमुख देशांतर, यानी कि 0 डिग्री की लाइन। इससे इधर का हो गया पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसको हम ले देते हैं, ई लिख देते हैं, यानी कि ईस्टर्न। और इसको लिख देते हैं वेस्टर्न, यानी कि पश्चिमी देशांतर। अब वो कह रहा है कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी। होता क्या है कि यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं, यानी कि देशांतर के जितने भी ऐसे बनती जाती है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो होता क्या है कि इसके जो पिछले का पार्ट होता है यहाँ पर, तो होता है कि ये ना 180 डिग्री एक रेखा आ जाती है ऐसे, यानी कि ये पूरा सर्कल लगाया हमने। तो जो ईस्ट की 180 डिग्री की रेखा होती है और जो वेस्ट की 180 डिग्री की रेखा होती है, ये कॉमन रेखा होती है। मतलब इससे यहाँ तो हो जाएगी 189 डिग्री की, ठीक है, और ये हो जाएगी पश्चिमी, और इधर से 189 डिग्री की हो जाएगी पूर्वी। तो जो बीच की होगी यही होती है 180 डिग्री। आप इसको पूर्वी कह लो या 180 डिग्री पश्चिमी कह लो, ये दोनों एक ही होती हैं। तो इस तरह हमारे टोटल देशांतर कितने हो जाते हैं, इसको गिनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे टोटल देशांतर कितने हैं। तो अगर गिने इसको तो 189 तो ये हो गए पूर्वी, और 189 ही कितने हो गए पश्चिमी, और एक हो गया कॉमन, और एक होगी 0 डिग्री की। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री वाली एक हो गई, क्योंकि इसको नहीं गिना ना हमने प्राइम को, क्योंकि हमने तो एक से स्टार्ट यहाँ से किया, फिर एक से स्टार्ट यहाँ से किया। यानी कि टोटल देखें तो कितनी बन गई, ये बन गई 360, क्योंकि एक इसमें जोड़ें तो 180, और जो बचा हुआ एक है इसमें जोड़ें तो 180, और दोनों को टोटल करें तो 360। तो ये कितनी हो गई टोटल देशांतर, 360। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। अब इसमें चुनना है असत्य कथन। ध्यान से पढ़िएगा लाइन, सत्य या असत्य वाली। फर्स्ट ऑप्शन है, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी होती है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लंबी होती है। एक एक करके इसको समझ लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट्स लंबी हैं तो समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए एक एक करके इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, मकर रेखा से लेके कर्क रेखा के बीच में यहाँ मूव करता है, बीच में हमारा विषुवत रेखा आ जाती है, इन दोनों के बीच में मूव करता है।
तो होता क्या है कि जब ये सूर्य बिल्कुल एक अक्षांश के ऊपर होता है ना, तो उस समय तो परछाई बिल्कुल छोटी होती है उस अक्षांश पर, लेकिन जैसे जैसे इसकी हीट आगे ऐसे तिरछी होती जाती है, फैलाव तो ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि फैलाव ज़्यादा होगा, वो एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, पेज वाला टॉर्च डालते हैं, अगर पेज को तिरछा कर दें तो वो फैलाव ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही फैलाव ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य जब उगता है तो आप देखते होगे कि ऐसे उगता है, अर्थ यहाँ है तो ऐसे तिरछा सा पड़ता है, तो हमारी परछाई लंबी बनेगी। लेकिन सूर्य दोपहर को 12 बजे सिर के ठीक ऊपर आ जाता है जब, तो हमारी परछाई छोटी हो जाती है। और सूर्य जब उदय होता है और जब अस्त होने वाला होता है तो हमारी परछाई लंबी बनती है। इसका कारण यही है कि जो फैलाव होता है ना किरणों का, वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो तिरछा होता है उस टाइम जब सिर के बिल्कुल ऊपर होता है, तो परछाई छोटी बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है और हमें चुनना है असत्य है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमयोत्तर यानी कि प्रमुख देशांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है, उस समय यमयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। अब इस जो लाइन है इसको समझते हैं। ये हमने बना लिया अपना पृथ्वी या ग्लोब जो भी मान लीजिए, और ये हमारी प्रमुख देशांतर होगी। देशांतर का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर सूर्य किसी भी देशांतर पर है, ज़रूरी नहीं है 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, जितनी भी देशांतर पर है, मान लो इस पर है, तो इस पर पड़ने वाले जितने भी, ये 0 डिग्री है या 2 डिग्री है 10 डिग्री है, जितनी भी हो हमें नहीं मतलब, अगर सूर्य 0 डिग्री पर है या 10 डिग्री पर है, तो 0 डिग्री पर या 10 डिग्री पर पड़ने वाले जितने भी शहर होंगे, जितने भी गांव होंगे, 0 डिग्री पर हैं, जो 0 डिग्री देशांतर पर हैं, तो वहाँ दोपहर ही होगी, यानी कि इस पूरे एरिया में दोपहर होगी। लेकिन अक्षांश में नहीं होता ऐसा। अक्षांश पे क्या होगा कि जहाँ जहाँ तक ये होगा वहीं दोपहर होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। तो मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि हमें असत्य बताना है ये, लेकिन ये वाक्य तो सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित हैं उनका समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा, तथा जो स्थान पश्चिम में है वो उनका जो समय होगा वो आगे होगा। अब इस कंसेप्ट को समझिए। जैसे ये था, ये हमने 0 डिग्री मान ली थी देशांतर, ये वाली। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो पूरब में स्थित हैं, अब पहले तो अपने देश भारत की बात कर लेते हैं। अपना देश भारत कौन से एरिया में लगता है? यहाँ पर लगता है ना, इस एरिया में, यानी कि उत्तर पूरब में लगता है। तो अगर हम भारत के रेफरेंस में ही बात करें तो क्या होगा कि हमें पता है कि हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच से, तो हम तो पूरब में है ना, तो पूरब में तो आगे की तरफ हो रहा है, हम कोरिलेट कर सकते हैं इससे, पूरब में आगे की तरफ हो रहा है। अब पूरब में आगे की तरफ है, लेकिन इसमें तो बता रहा है कि पूरब में है तो पीछे की तरफ होगा, तो ये तो हो जाएगा गलत। और पश्चिम में है तो आगे की तरफ होगा, नहीं, पश्चिम में तो पीछे की तरफ होगा, क्योंकि पूरब में आगे की तरफ है तो पश्चिम में होगा पीछे की तरफ समय। इसीलिए हमारा देश भारत ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। ये किस तरह निकाला जाता है ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर ग्रीनविच से कोई देश पूरब में है तो वो ग्रीनविच से आगे होगा समय में, और ग्रीनविच से अगर कोई देश पश्चिम में है तो वो क्या होगा? पीछे होगा समय में। ग्रीनविच से ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो मुख्य देशांतर है 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, वो ग्रीनविच से ही होकर गुजरती है, इसलिए हम ग्रीनविच के रेफरेंस में लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने डी को नहीं देखा, डी देख लेते हैं हम। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है कि पृथ्वी पश्चिम से लेके पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। मैंने आपको 2 ऐसे प्लेनेट बताए थे फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में कि 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, और उनको याद करने की ट्रिक भी बताई थी जिसके पीछे अस लगा है, यानी कि यूरेनस और वीनस। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी जितने भी 6 बचे हुए ग्रह रह गए वो क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका इंग्लिश वेरिएंट अगले पेज पे दे रखा है, ये देखिए इंग्लिश वेरिएंट ये रहा, आप इससे इसको पढ़ सकते हैं जिनको इंग्लिश में करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट है क्या, क्योंकि इसी से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम को लेकर, कि अगर हम इस डिग्री देशांतर पर हैं तो इतने डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा। ये सब इसी पे बेस्ड है कि ये डिग्री और मिनट कैसे कोरिलेट करते हैं, यानी कि समय
और डिग्री कैसे कोरिलेट करता है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं ताकि आने वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले हम एक ग्लोब बना लेते हैं, ये बना लिया हमने ग्लोब। अब आपको बताया था कि ये किस तरफ घूमती है, पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ। ये घूमगी ऐसे, अपने ही अक्ष पर घूमती है, ये इसकी एक्सिस है यानी कि अक्ष है, इस पे घूमती है ये किस तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ये पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री। यहाँ से अच्छे से समझिएगा, 360 डिग्री घूम रही है ये, ठीक है। और ये कितनी देर में अपना चक्कर पूरा करती है, अपने ही अक्ष पर, जिससे दिन रात बन जाते हैं, वो है 24 घंटे में। अप्रोक्सीमेट 24 घंटे लेते हैं हम, तो इसको देखो 24 घंटे में तो घूम रही है ये 360 डिग्री। अगर इसको देखें तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 1, और इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 15 डिग्री, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है हमारी पृथ्वी। ये जो हमने अभी कंक्लूजन निकाला, इसको आगे बाइफरकेट करेंगे, मतलब आगे और सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे, लेकिन ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। इस लाइन को भी याद रखिए। अब आगे चलते हैं कि ये और आगे हम इसको मिनट में तोड़ लेते हैं, क्योंकि घंटे को हम मिनट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में भी ये 15 डिग्री घूमती है। अभी हमने पढ़ा था 1 घंटे में कितना घूम रही थी, 15 डिग्री, और 60 मिनट में भी 15 ही घूमेगी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इसको देखिए क्या करते हैं हम, इसको 15 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। इसको 15 से डिवाइड देंगे तो यानी कि ये तो हो गया 1 डिग्री और ये हो गया 4 मिनट, ठीक है। अब इससे क्या निकल कर आया कि जो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, और यही हमसे पूछा था कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट। अगर ये सेकंड में भी पूछा होता तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 240 सेकेंड्स। लेकिन हमसे तो पूछा है कि मिनट कितने लेती है, तो वो मिनट लेती है 4 मिनट, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक चक्कर लगाने में अपने ही अक्ष पर कितना समय लेती है, 24 घंटे लेती है, यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि पूरा घूम जाती है ना वो अपने ही अक्ष पर, तभी तो दिन और रात पूरे बन जाते हैं। इसीलिए 24 घंटे में तो हो गया 360 डिग्री। अब इसको 24 से डिवाइड, यानी कि अब हम चाहें तो इसको 24 से डिवाइड कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि 1 घंटे में कितना घूमेगी, मतलब दोनों को, इसको 24 से डिवाइड कर देते हैं। 360 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में घूम रही है 15 डिग्री, और यानी कि 60 मिनट में ही घूम रही है 15 डिग्री। मैंने घंटे को किस में चेंज कर लिया, मिनट में चेंज कर लिया। अब मिनट में चेंज किया मैंने, अब दोनों को 15 से डिवाइड दे दिया, क्योंकि जितना कटता है मैं उसको काटता जाऊँगा। 15 से काटा तो ये तो हो गया 1 डिग्री, और यहाँ से मैंने इसको 15 से काटा तो ये हो गया 4 मिनट, क्योंकि ये थे मिनट और ये थी डिग्री, ठीक है। तो यानी कि कंक्लूजन क्या निकला, 1 डिग्री घूमने में तो लगता है 4 मिनट, और 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। इन दोनों कंसेप्ट को याद रखिए, इसी से आगे आने वाले टाइम के क्वेश्चन तो यहीं से ठीक होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत में उस समय क्या समय रहा होगा। अभी मैंने पिछले में आपको बताया था कि टाइम के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो उस कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना होगा। वैसे तो हम इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम 0 से आगे कैसे चलते हैं, 5.5 प्लस हैं हम आगे। लेकिन अगर इसको कंसेप्ट से करना हो, क्योंकि हमें तो कंसेप्ट सीखना है ना, हमारे लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये भारत के रेफरेंस में ना पूछे, कोई देशांतर दे दे और फिर हमें कैलकुलेट करना हो। भारत के रेफरेंस में तो हमें पता है कि इतना टाइम रहा होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं, वहाँ 12 बजी है तो 5.5 बजी होगी शाम की, ठीक है। लेकिन हम इसको कंसेप्ट से करेंगे। देखिए हम बना लेते हैं, पहले एक ग्लोब बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया ग्लोब, ये लगा दी हमने 0 डिग्री की लाइन। अब 0 डिग्री की लाइन ये होगी, ठीक है। ये अक्षांश हो गया 0 डिग्री वाला, यानी कि विषुवतीय रेखा, ठीक है। और हम हैं यहाँ पर, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ इंडिया है। अब हमें ये बताना है कि अगर यहाँ 12 बजे हैं ग्रीनविच में, यानी कि यहाँ ग्रीनविच है, यहाँ 12 बजे हैं, तो हमारे इंडिया में कितने बजे होंगे। इस कंसेप्ट को अगर हमने बिल्कुल कंसेप्ट वाइज करना है तो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि भारत की समय रेखा क्या है। तो भारत की जो समय रेखा का मान है
वो है 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर? वो है पूर्वी देशांतर, यानी कि पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर ही क्यों, पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं? जब हमारा जो भारत है उसकी लोकेशन ही पूर्वी देशांतर की तरफ है तो पश्चिमी देशांतर कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम स्थित कहाँ हैं? पूर्वी गोलार्ध में है ना। ये पूरा कौन सा गोलार्ध है? ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। और हम इसको उत्तर पूर्वी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, इसलिए अपना भारत तो है यहाँ पर, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? उत्तर पूर्वी। ठीक है, इसीलिए इसको पूर्वी देशांतर बोला गया है। ठीक है, अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है कि अगर ग्रीनविच में 12 बजे हैं तो भारत में उस समय क्या समय रहा होगा। मतलब हमें इस 82.5 डिग्री के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। आपको ऐसे ही देगा, ज़रूरी नहीं है आपको भारत मेंशन करेगा, आपको बोल देगा कि ग्रीनविच पर या 0 डिग्री देशांतर पर, दोनों का मतलब एक ही है। 0 डिग्री देशांतर पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो 82.5 डिग्री पर कितना समय होगा। तो अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये कैसे निकलेगा समय, 5.5 घंटे आया कैसे। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 1 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगता है? 4 मिनट लगते हैं। अब ये 82.5 डिग्री घूम रही है, ठीक है, तो कितना समय लेगी 82.5 डिग्री घूमने में? हमें यही तो निकालना है, लेकिन 4 मिनट लग रहे हैं, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो भी मिनट में आएगा। उसको बाद में घंटे में चेंज कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसको मिनट में निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 1 डिग्री तो घूम रही है 4 मिनट में, ठीक है, तो 82.5 डिग्री घूमेगी तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 330 मिनट आ जाएगा। 330 मिनट आ जाएगा अब ये, ठीक है। अब 330 मिनट को हमने घंटे में चेंज करना है, ठीक है। अब देखें इसको 330 मिनट को घंटे में चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180, 4 घंटे में कितने हो जाएंगे 240 और 5 घंटे में 300 मिनट, यानी कि ये डायरेक्ट 5 घंटे तो कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास है 330, यानी कि बच गए कितने मिनट? 30 मिनट। इसीलिए हम कितना आगे हो गए? 5 घंटे 30 मिनट आगे हो गए। इसीलिए हम बोलते हैं कि 0 डिग्री देशांतर से अगर भारत का समय पूछा जाए, अगर 0 डिग्री देशांतर पे 12 बजे हैं, ग्रीनविच में 12 बजे हैं, तो भारत में कितना बजा होगा? 5:30। वो भी कितना? शाम का। पीछे नहीं होंगे हम, सुबह में नहीं चले जाएंगे, क्योंकि हम पूरब में हैं तो पूरब में समय आगे होता है। इसीलिए क्या होगा, हम ये कहते हैं कि अगर हम कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। और इसी में अगर पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान में हम कितना आगे हैं? आधा घंटा आगे हैं। किस लिए आगे हैं? क्योंकि वो हमारे से पीछे क्यों हैं? अभी हमने बात की थी कि अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो माइनस होता जाएगा। भारत की लोकेशन यहाँ है और जो पाकिस्तान है वो यहाँ पड़ता है, तो देखें तो ये पश्चिम की ओर है ना हमारे से, इसीलिए वो पीछे है हमारे से। और अगर पाकिस्तान के रेफरेंस में देखें इंडिया की, तो हम आगे हैं। इसीलिए तो आगे हैं क्योंकि पाकिस्तान के पूरब में लगता है भारत। इसीलिए ये याद रखिए, पूरब में जाएंगे तो प्लस होगा, पश्चिम में जाएंगे तो माइनस होगा। ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट। अभी और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक और, वो भी आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने सर्वोच्चतम बिंदु पर होता है तो वहाँ समय क्या होता है। मान लीजिए मैं इस अक्षांश पर खड़ा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सूर्य की रेखा बिल्कुल सीधी पड़ रही है इस अक्षांश पर, ठीक है। सूर्य की रेखा इस अक्षांश पर मतलब बिल्कुल ऊपर है पोजीशन। तो मैंने आपको बताया था कि सूरज की परछाई नहीं, सॉरी, हमारी परछाई नहीं बनेगी ज़मीन पर, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे ऊपर खड़ा है। परछाई बनने के लिए उसे थोड़ा बहुत टिल्टेड होना पड़ता है, मतलब हम जहाँ खड़े हैं उसके बिल्कुल ऊपर नहीं होना चाहिए सूरज। अगर बिल्कुल ऊपर होगा तो परछाई नहीं पड़ेगी नीचे धरती पे, इसीलिए उसको आगे या पीछे होना चाहिए। अगर वो आगे की तरफ है तो परछाई पीछे की तरफ होगी, और अगर सूरज पीछे की तरफ है हमारे, तो हमारी परछाई आगे की तरफ बनेगी। लेकिन आपको ये बताना है कि जब वो बिल्कुल अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो क्या होता है? दोपहर हो रही होती है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा कि सूर्य अगर बिल्कुल तपश दे रहा है तो वो दोपहर हो रही है। और दोपहर को हम किससे डिनोट करते हैं? 12 बजे से, ना तो 3 बजे ना कुछ, सबसे उच्चतम बिंदु होगा 12 बजे, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक क्रैम करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है तो हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ ली जाए। उच्चतम बिंदु
12 बजे होगा, ठीक है, 12 बजे दोपहर के। अब ऑप्शन में अगर 12 AM देते तो AM मत कर देना, क्योंकि AM तो रात को होती है, रात के 12 बजे सूरज नहीं दिखता हमें, होता तो है, दिखता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में तो वो है ही, लेकिन हमें नहीं दिख रहा क्योंकि हम दूसरी साइड चले गए हैं, उससे सूरज की रोशनी हमारी तरफ नहीं आ रही है, वो दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़, आपसे पूछ भी सकता है कि द्वारका कहाँ है, गुजरात में, वैसे द्वारका दिल्ली में भी है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में। और आपको बताना है कि इनके बीच का जो स्थानीय समय है, मतलब लोकल इंडिया के टाइम जोन से बताएं तो इनके बीच में लगभग कितना अंतर है। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, क्योंकि एक तरफ तो ये बोल रहा है पश्चिमी बिंदु ले रहा है ना, जैसे ये इंडिया है इसको माने तो गुजरात में ये जो द्वारका है ये इस साइड लगेगा, और आसाम की बात कर रहा है तो वो इस साइड लगेगी। यानी कि वो पूछ रहा है कि भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है और जो पूर्वी बिंदु है, इन दोनों के टाइम डिफरेंस को देखें, क्योंकि हमने तो एक रेखा मान ली थी ना, 82.5 डिग्री की हमने ये ऐसे मान ली थी, ये 82.5 की हमने एक कॉमन लाइन मान ली ताकि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन हो। लेकिन अगर बात करें तो ये अलग रेखा है, मतलब ये अलग देशांतर है और ये अलग देशांतर है, और इनके बीच में लगभग 3000 से कुछ ज़्यादा किलोमीटर का डिफरेंस भी होगा, 2000-3000 से कुछ किलोमीटर का डिफरेंस भी होगा, तो देशांतर भी चेंज हो गई इतने में, तो ठीक है। तो देशांतर चेंज हो गई तो समय का डिफरेंस भी आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था 1 डिग्री घूमने पर उससे कितने का फ़र्क आ जाता है, 4 डिग्री का। तो टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है यही बताना है हमें कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के देशांतर में कितना डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय वृत्त कितने अक्ष अंशांश पर स्थित है। मतलब आपको बताना है कि विषुवतीय वृत्त, पहले तो पता होना चाहिए विषुवतीय वृत्त होता कौन सा है, ये वाला, यानी कि जो ऐसे ऐसे लगा होता है आगे और पीछे, क्योंकि पृथ्वी जो है वो 3D मॉडल में है ना, हमें तो यहाँ सिर्फ एक पक्ष दिखता है अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो, लेकिन ये ऐसे पूरा एक सर्कल है, पूरा सर्कल है अक्षांश एक, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये जो अक्षांश है कितने डिग्री अक्षांश है विषुवत वृत्त का, तो वो है 0 डिग्री। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी को विषुवतीय रेखा या विषुवतीय अक्षांश बोला जाता है या विषुवतीय वृत्त बोला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक रेखा, मैंने आपको ये पहले भी बता दी थी जब हमने टाइम वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। भारत की मानक रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सी है, पूर्वी या पश्चिमी। मैंने वहाँ आपको बताया था, रटने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो देश है वो उत्तर पूर्व में स्थित है, तो कौन सी हो जाएगी, पूर्वी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मानक समय रेखाएं किस देश में स्थित हैं। मतलब अब देखिए ना, सबसे बड़ा जो टाइम जोन का डिफरेंस है वो किस देश में है, आपसे यही पूछ रहा है। जितना बड़ा देश होगा उसके बीच में देशांतर उतनी ज़्यादा होंगी, क्योंकि पूर्वी से लेके पश्चिमी तक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। लंबाई कितनी भी हो, किसी देश की लंबाई कितनी भी हो, मतलब कि ये वाली लंबाई कितनी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम जोन फ़र्क नहीं डालेगा। टाइम जोन में फ़र्क डालता कौन है, देशांतर डालता है, और देशांतर के लिए ऐसा स्पेस होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा स्पेस होगा तभी तो क्या होगा कि देशांतर बढ़ते जाएंगे। तो पूछ रहा है, जैसे इंडिया में तो अपना सिर्फ एक ही टाइम जोन है, और वो कौन सा है, लोकल टाइम जोन, कौन सा डिग्री देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अभी पिछला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। लेकिन वो पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक देश का एक ही होगा, एक देश के 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बताना है कि मैक्सिमम जिसके पास हैं देशांतर, यानी कि जो अपने अलग अलग टाइम जोनों में बटा हुआ है, एक ही देश अलग अलग टाइम जोन में बटा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा कौन सा देश है, मतलब किस देश के पास सबसे ज़्यादा देशांतर हैं, तो वो है रूस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके जो रूस के जो देशांतर है ना वो 11 हैं, मतलब ये एक ही देश में 11 अलग अलग टाइम शो करती है वहाँ की क्लॉक। अब क्यों है,
अगर रशिया को देखें तो ऊपर की तरफ ऐसे फैला हुआ है ना, आपने देखा होगा ऐसे फैला हुआ है, नीचे हमारा इंडिया आता है, फिर चाइना आ जाता है बीच में, यहाँ इंडिया आ जाता है, रशिया बहुत बड़ा है, ठीक है। इसी बड़े होने की वजह से अगर एक ही टाइम जोन मान दें तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ दिन होगा, यहाँ अभी भी रात ही चल रही होगी। ऐसा इंडिया में भी है कि अभी हमने पढ़ा था ना कि गुजरात में और गुजरात के द्वारका में और असम के डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। तो मतलब 1 घंटा 45 मिनट सूर्य असम में पहले ही निकल जाता है, जबकि जो गुजरात में है वो सबसे लेट निकलता है, क्योंकि पश्चिम बिंदु कहाँ पर है, गुजरात में है, इसीलिए वहाँ लेट निकलता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली माने तो 2 घंटे के बाद सूर्य उदय होता है असम के कंपैरेटिवली। इसीलिए असम के जो वो चाय बागान में काम करने वाले हैं ना, उनकी डिमांड है कि उनके लिए अलग से एक टाइम जोन बना दिया जाए, ठीक है। डिस्कस चल रहा है, कब बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, उनके लिए अलग से देशांतर एक अलग घोषित की जाए। जैसे अभी मैंने बताया रूस के लिए 11 देशांतर हैं, वैसे ही डिस्कशन चल रहा है कि भारत में भी अलग से एक टाइम जोन, यानी कि पूर्वी उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, जिनको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, उनके लिए अलग टाइम जोन बना दिया जाए। और जो मिडल वाले हैं स्टेट्स, या नॉर्थ इंडिया के हैं या वेस्टर्न इंडिया के हैं, उनके लिए अलग बना दिया जाए। अभी डिस्कशन चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात का कंसेप्ट है। अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया में एक ही टाइम लाइन है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको याद रखना। और रूस में कितनी है ये भी याद रख लो, रूस में है 11 टाइम जोन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है रूस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले कितने समय में बांटा जा सकता है। इस क्वेश्चन का वैसे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन दे रखा है ऐसा कुछ एनसीईआरटी की लाइंस में, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक एक वाले में बांटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। लेकिन अगर आपसे ये पूछ सकता है कि एक एक घंटा वाला जो जोन है इसमें कितने देशांतर आते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था जब हमने टाइम वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। 360 डिग्री घूमती है, 24 घंटे हैं, मतलब एक एक घंटे वाला चाहिए हमें, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 15 डिग्री है ये, 150 नहीं है, 15 डिग्री है। तो यानी कि एक एक घंटे में कितने देशांतर हैं, 15 देशांतर हैं। मतलब ऐसे 1 घंटे में इसके बीच में 15 देशांतर हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला घंटा आएगा, इसमें भी 15 देशांतर हो जाएंगे, अगला घंटा आएगा, ऐसे कर करके 24 घंटे पूरे हो जाएंगे और 360 डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये थे एनसीईआरटी से रिलेटेड बनने वाले सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और एनसीईआरटी से जिस भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा। 100% श्योरिटी है कि अगर इस एग्ज़ाम या इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं पीछे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो लाइन से क्वेश्चन बनते थे, जितने मैक्सिमम बनते थे वो तो हमने कर लिए, जो दे रखे हैं पीछे उसमें भी देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए ताकि कोई भी नंबर हमारा कटे नहीं, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ जो पीछे दे रखी होती हैं एनसीईआरटी के चैप्टर फिनिश होने के बाद। ये मतलब आपको बताना है, वैसे हम एक एक लाइन में इसको डिस्कस कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कई बार इसमें से भी क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सही आकार मैंने आपको बता दिया था, या तो भूआब होगा या फिर इंग्लिश में बात करें तो जियोइड होगा। गोलाकार मत लगा देना, पृथ्वी गोल नहीं है, ठीक है, ना स्फीरिकल है। उसका जो सही आकार है वो जियोइड है या भूआब है, ठीक है। ग्लोब क्या है, ग्लोब मतलब एक क्या है, मॉडल ही तो है अर्थ का, ठीक है। उसमें हमने रिप्रेजेंट कर रखा है माप के अकॉर्डिंग, यानी कि मेजरमेंट स्केल लेकर हम पृथ्वी के जितने भी डायमेंशन हैं उसको एक छोटे से मॉडल में प्रतिरूप में दिखा देते हैं, ठीक है। और अगर मानचित्र की भी बात कर लें इसमें, तो मानचित्र भी क्या होते हैं, मतलब एक देश का वो स्केल के अकॉर्डिंग बना देते हैं हम एक पेज पर, क्योंकि हम पूरा तो घूम नहीं सकते। फिजिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको वो दिखा देते हैं मानचित्र में। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, दे रखा है कर्क रेखा का मान बताइए। मतलब कर्क रेखा है वो कितने डिग्री पर स्थित है ये बताना है, पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश होगी, इसको क्या बोलते हैं, विषुवतीय रेखा बोलते हैं या विषुवतीय वृत्त बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में जो है उसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। 23.5 के बाद होता है 66.5 डिग्री, अगर उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव वृत्त, और दक्षिण में है 66.5 डिग्री
तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। और 90 डिग्री पे पोल हो जाएंगे, यहाँ पर ये पोल हैं, उत्तर में है तो उत्तरी पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। पहले तो ये याद रखिए, ये पूछ सकता है पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं, तो वो 3 हैं। क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया था, यहाँ रिवीजन भी कर लेते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा ताप कटिबंध है, उष्ण ताप कटिबंध है। ये होगी हमारा उष्ण ताप कटिबंध। इसको उष्ण ताप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो इसी एरिया में सीधी पड़ती हैं या लंबवत पड़ती हैं, इसलिए इसको तो बोलते हैं उष्ण ताप कटिबंध, ठीक है। उष्ण ताप याद रखना, उष्ण ताप बोलते हैं इसको। और यहाँ जो ये एरिया है यानी कि 66.5 डिग्री से लेकर के कहाँ तक, 23.5 डिग्री तक, चाहे वो उत्तर में हो चाहे वो दक्षिण में हो यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा जोन कहलाता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि पोलर के पास है तो शीत भी आएगी, और इसके पास है यानी कि उष्ण के पास है तो उष्ण भी आएगी, मतलब शीत और उष्ण दोनों होंगे, ये कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। और जो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है वो कहलाएंगे ध्रुवीय प्रदेश, ठीक है, यानी कि शीत कटिबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। मेरे को लगता है इसको समझाने की अब बिल्कुल नीड नहीं है। अक्षांश रेखाएं तो ये वाली होगी, ठीक है, और ये आपस में समानांतर होती हैं, लेकिन देशांतर ये वाली होती हैं जिससे हमें टाइम जोन का पता चलता है, ठीक है, और ये समांतर बिल्कुल नहीं होती हैं। इनका आकार घटता जाता है अक्षांश रेखाओं का पोल की तरफ जाते हुए, ठीक है। और सबसे बड़ी अगर आपसे पूछ ले अक्षांश रेखा कौन सी है तो 0 डिग्री की है, क्योंकि जैसे व्यास बड़ा होता है मिडल का, वैसे ही जो 0 डिग्री है वो मिडल रेखा है अर्थ की, अक्षांश की मिडल रेखा है 0 डिग्री, इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा होगा। और देशांतर की बात करें तो इनके बीच का जो गैप होता है ना, देशांतर के बीच का गैप, लाइनों के बीच का गैप, देशांतर के लाइनों के बीच का गैप, वो ध्रुवों की ओर जाते हुए घट जाता है। और ध्रुवों पर तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर जाते जाते शून्य कम होती जाती है और ध्रुवों पर बिल्कुल शून्य हो जाती है। देखिए ऐसे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगी क्योंकि सब एक तरफ मिल रहे हैं, इसलिए देशांतर रेखाएं जैसे जैसे पोल के पास जाती हैं उसका जो मान है, उसका जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है, और पोल पर जो डिफरेंस है वो बिल्कुल 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा किस उष्ण कटिबंध को प्राप्त होती है। मैंने आपको बता ही दिया कि जो सूर्य है वो इस एरिया में लंबवत किरणें डालता है, ठीक है, यानी कि जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र हो गया वो सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक गर्म भी रहता है, और यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियाँ भी अधिक मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया, क्यों बजते हैं, क्योंकि जो 1 डिग्री है वो घूमने में कितने मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का, और 82.5 डिग्री घूमती है तो वो टोटल 330 मिनट का समय ले लेती है। 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें तो कितना बनता है, 5.5 घंटे। इसलिए अगर ग्रीनविच में या लंदन में 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ बजे होंगे 5:30। ये तो हो गए वन लाइनर। अब आगे और भी दे रखे हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अब ये कुछ MCQs हैं, इसको भी देख लेते हैं। प्रमुख यमी उत्तर, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री, ठीक है। शीत कटिबंध किसके सबसे नज़दीक पाया जाता है। शीत कटिबंध डेफिनेटली है, शीत की बात कर रहा है तो यानी कि ध्रुवों पर, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा ठंड होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देशांतरों की कुल संख्या भी मैंने आपको बता दी थी कि जो 180 डिग्री वाली है वो तो कॉमन रेखा होगी देशांतर, और 0 डिग्री वाली होगी 179 इधर हो गए, और 179 ही ईस्ट में हो जाते हैं और वेस्ट में हो जाते हैं, इसलिए यानी कि 180 + 180 360, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन कै। अब आगे देखें तो दक्षिणी ध्रुव स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पूछा है आपसे, तो बताना है किस गोलार्ध में। डेफिनेटली दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ही होगा, ठीक है, तो इसको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रिड किसका जाल है, बताया था आपको, देखिए ऐसे देशांतर बना दिए, ऐसे अक्षांश बना दिए, ये बन गया ग्रिड,
तो ये किसका जाल है? कर्क रेखा और मकर रेखा का नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही है। ऐसे ये कोई जाल बना? ये जाल थोड़ी बना। जाल तो इसको बोलते हैं ना, ये पूरी ऐसे जाल बन जाए, ठीक है, लाइनों का जाल बन जाए। तो ये लाइनें क्या हैं? अक्षांश और देशांतर, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा कै, यानी कि अक्षांशों और देशांतरों का जो ग्रिड बनता है उसको बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज पे। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसमें से भी कोई आ जाता है बनकर। वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन डिस्कस ही कर लिए हैं, फिर भी कुछ भी ना रहे, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट ना हो कि कोई क्वेश्चन छोड़ा गया है, तो हम सब डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, मकर रेखा डैश पर स्थित है, यानी कि आपको मान बताना है कि मकर रेखा कितने डिग्री पर स्थित है और कौन सी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी है, आपको ये बताना है। ये हमने बनाया था ग्लोब, 0 डिग्री अक्षांश लगाया था, इसके ऊपर उत्तरी अक्षांश होते हैं, इसके नीचे दक्षिणी अक्षांश होते हैं। अब भारत से कौन सी, भारत की पोजीशन आपको ये याद होनी चाहिए, यहाँ पर है। भारत से तो गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है, तो कर्क रेखा तो कौन सी हो जाएगी? उत्तरी अक्षांश। और जो मकर रेखा है ये यहाँ पर है, तो ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगी, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश, ये हो जाएगी मकर रेखा का मान। नेक्स्ट है, भारत का मानक यमयोत्तर डैश है, अभी डिस्कस किया था हमने, 82.5 डिग्री। कौन सा यमयोत्तर बताना है, यानी कि ये वाला। ये ऐसे अगर इसको वो मान लें, ग्लोब मान ले, तो यहाँ से यानी कि ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वी हो जाएगा ना, ये 0 डिग्री है, ये इसके पूर्व में है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है इसका, और 0 डिग्री को डैश के 0 डिग्री यमयोत्तर यानी कि देशांतर को प्राइम मेरिडियन के नाम से या प्रमुख यमयोत्तर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देशांतरों के बीच की दूरी मैंने अभी डिस्कस किया था, जैसे ये देशांतर बना लेते हैं, ये देशांतर हैं, और ये कह रहा है डैश की ओर जाते हुए घटती है, तो हम पोल की तरफ जा रहे हैं। देखिए यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ डिफरेंस कम होता गया और पोल पे तो एकदम शून्य हो जाता है, तो यानी कि पोल की तरफ जाते हुए या ध्रुव की तरफ जाते हुए, इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों की तरफ जाते हुए या पोल की तरफ जाते हुए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। लास्ट ऑप्शन देख, लास्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको भी देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है, सोचने की बात ही नहीं है। उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मान पूछे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है।